नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिहार उपचुनाव पर बात करेंगे। सर, अब आज बातचीत कम से कम और जरूरी हो जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वैसे तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन हमारी दिलचस्पी बिहार में है। बिहार, जिस विधानसभा के परिसर में हम खड़े हैं, इस विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या लग रहा है, सेमीफाइनल है विधानसभा की इन 4 सीटों पर मुकाबला, और क्या समीकरण है? ये देखिए, ये अभी जिस परिसर में आप बात कर रहे हैं, सामने बिहार विधानसभा भवन है। इसकी 4 सीटें खाली है। 243 की हाउस है ये। और लोकसभा के पिछले चुनाव में इस सदन के 4 सदस्य जीतकर लोकसभा चले गए। उनकी सीटें खाली थी। हम सभी इंतजार कर रहे थे और ये लग भी रहा था कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, तारीख की घोषणा होगी, उसके साथ ही बिहार में भी उपचुनाव होंगे। वो तारीख का ऐलान हो गया। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा की इन 4 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे, वोटिंग होगी। और 23 नवंबर को न सिर्फ बिहार के उन 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए, बल्कि झारखंड असेंबली और महाराष्ट्र असेंबली के लिए जो चुनाव होंगे, उसके भी नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होगी। अब ये सबकी निगाह टिकी थी कि क्या होगा इस चुनाव में। तो एक तो इस चुनाव में सबसे बड़ा एक दिलचस्प यहाँ डेवलपमेंट है कि एक नए चुनावी दंगल में पार्टनर आ गए हैं। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। और कल ही वो पहली पार्टी होगी जो कल 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और 4 सीट के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। उन्होंने तो ठानी है। ये 4 सीट किसकी है, ये भी आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। एक अभी केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी, उनके सीट थी इमामगंज। वहां से कहा है प्रशांत किशोर के उनके घर में हराएंगे। अब उनका सुपुत्र लड़े, उनकी पुत्र वधू लड़े, लेकिन वहाँ बताते हैं कि जो जीतनराम मांझी है, उनकी जाति के कोई 60,000 वोटर हैं। तो वहाँ उनके जाति से दिगर, अब तो जात का उल्लेख करना भी इसलिए जरूरी है कि बिहार की राजनीति में वोट में जात भी एक सच्चाई है। तो वो दलित में मुसहर जात से आते हैं, तो उनकी जगह कोई गैर मुसहर को वहाँ कैंडिडेट प्रशांत किशोर बनाने जा रहे हैं। उसी तरह से कोई इधर से भी महागठबंधन से कोई कैंडिडेट होगा, तो महागठबंधन से इसी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, उदय नारायण चौधरी, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव लड़ने के तैयार बैठे हैं। आज तारीख की घोषणा हो गई है। कल ही उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि तारीख तो तय हो जाने दीजिए, तब ना फिर दंगल में हम कूदेंगे। ये पार्टी तय करेगी, ऐलान करेगा। तो इमामगंज का ये चुनाव, उपचुनाव का सबकी निगाह टकी आखिर क्या होगा, जहां प्रशांत किशोर ने ठानी है कि भाई जीतनराम मांझी को उनके घर में ही हराएंगे। अब दूसरी सीट जान लीजिए, वो है रामगढ़। रामगढ़ में जगदानंद सिंह, जो प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र वहां अभी MLA थे, सुधाकर सिंह। वो चले गए, जीतकर बक्सर से लोकसभा के सांसद हो गए। अब वो सीट से खाली होगी। अब उन्हीं परिवार से जगदानंद सिंह का छोटा लड़का वहाँ कैंडिडेट होना, अजीत सिंह जी। और वहाँ भी परिवारवाद की ही बात कहेंगे। तो प्रशांत किशोर ने वहाँ भी ठानी है कि परिवारवाद की जो राजनीति हो रही है, इसको हम ध्वस्त करेंगे रामगढ़ में, और वो सीट जीत कर दिखाएंगे। और वहाँ देखिए, कोई राजपूत हो या गैर राजपूत हो, ये कल नाम की घोषणा हो जाएगी प्रशांत किशोर की ओर से। उसी तरह से कोई ना कोई फिर महागठबंधन से भी कैंडिडेट होगा ना, तो ये फिर NDA से भी कोई कैंडिडेट होगा। अब आ जाइए, फिर तीसरी सीट है बेलागंज। अब वहाँ उस इलाके में बाहुबली छवि है सुरेंद्र यादव का। मुझे लगता है कि 4 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट कहीं बेलागंज को ना माना जाए। वो मंत्री भी रहे हैं, अभी सांसद हैं जहानाबाद से। उस सीट से उनके सुपुत्र के लड़ने की चर्चा है। अब प्रशांत किशोर ने राजद का जो M22 समीकरण है, अब उसको ध्वस्त करने की ठानी है। वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है, ये आभास मिला है। अब उस सीट पर उसी तरह से आपने देखा, कल ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी कहीं बवाल हो गया है। तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी है उसी सीट के लिए। तो वहाँ कुशवाहा की भी एक राजनीति है। तो एक वहाँ इस रूप में उलझा है। अब तो आज तारीख की घोषणा हो गई है 13 नवंबर को।
जी। एक और सीट बच गई। हम आएंगे सर, आखिरी सीट पर हम आएंगे, लेकिन बेलागंज को लेकर हमारा जो सवाल है वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने बेलागंज सीट की चर्चा की। हर राजनीतिक दल के लिए चुनौती है, ये ठीक है, लेकिन क्या एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए चुनौती बड़ी है? क्योंकि एक खास समाज की नाराजगी भी बताई जाती है कि नहीं, और जेडीयू के ही विधायक का दावा है, डॉक्टर संजीव का दावा है कि अशोक चौधरी को जिस तरह से प्रमोट किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, तो ऐसे तो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया जाकर जहानाबाद में, वो कोई फैक्टर है या बात आई गई हो गई है? देखिए, आप ये बात ये पूछ रहे हैं कि जदयू में द्वंद है क्या? नहीं, जेडीयू में द्वंद नहीं है, अशोक चौधरी ने जो कहा। जी, आपका कहना यही है जी, कि अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को टारगेट किया जी। था कि हमने जहानाबाद की सीट खो दी, भूमिहार लोग ने सपोर्ट नहीं किया और अशोक चौधरी ने इस पर प्रतिकार किया जी। था। ये अशोक चौधरी का ना बयान था। डैमेज कंट्रोल हो हाँ। गया है या फिर? नहीं, देखिए, डैमेज कंट्रोल तो जनता न तय करती है। अभी वहाँ जगदीश शर्मा नाराज हैं, वहाँ का भूमिहार समाज नाराज है। जी। अब वो इस चुनाव में भी, देखिए, लोकसभा का चुनाव उसका परिदृश्य और विधानसभा चुनाव का परिदृश्य कुछ और होता जी। है। मेरी जहानाबाद के एक्स एमपी अरुण कुमार से भी बात हो रही जी। है, वो बता रहे थे कि वो तो उन्होंने अनाउंस कर दिया जी। कि इस बार वो किसको सपोर्ट करेंगे, एनडीए को करेंगे। एनडीए को करेंगे। जी। अब बताइए, जो पिछली बार एनडीए के कैंडिडेट को हराने के लिए चुनावी दंगल में थे, वो इस बार कहा कि एनडीए को, और ये भी कहा उन्होंने कि इस बार कुशवाहा वोट का जो लोकसभा के चुनाव में ट्रेंड था, शायद वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि बेलागंज की सीट में जेडीयू के लिए चुनौतीपूर्ण है। सुरेंद्र यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो उनकी जीती हुई सीट है। और अब चुनौती तो दोनों के लिए है, प्रशांत किशोर के लिए भी है, जदयू के लिए, कैसे जीते हैं। वो सीट तो राजद की सीट है, तो वहाँ चुनौती तो जो सीट जीता हुआ है उसको बचाने की होती है। एक और हॉट सीट है सर, तरारी। तरारी। अब वो सबों का ध्यान तरारी में है। देखिए, तरारी जो है वामपंथियों का एक खास इलाका माना जाता है। मैं माले की दृष्टि से कह रहा हूँ, वहाँ सुदामा प्रसाद एमएलए थे, जीत कर अभी आरा के सांसद बन गए। केंद्रीय मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, उनको हराया उन्होंने, वो सीट खाली हो गई है। वहाँ किसी माले के कार्यकर्ता ही को मिलेगा, लेकिन उस सीट पर बीजेपी की भी नजर है। और बाहुबली छवि के धनी हैं सुनील पांडे, एक्स एमएलए, उनका सुपुत्र इसमें शामिल हुआ है बीजेपी में, तो बीजेपी वहां से लड़ेगी तय है। और प्रशांत किशोर का भी कोई कैंडिडेट होगा। तो ये 4 सीटों के चुनाव में मानता हूं कि प्रशांत किशोर के लिए ये लिटमस टेस्ट है। उन्होंने इस 4 उपचुनाव को एक चुनौती भी मान रखी है और कहा है कि 2025 यदि पता करना है तो 2024 तो जीतना ही जीतना होगा। अब ये देखना दिलचस्प, चुनाव तारीख की घोषणा हो गई। फिर मैं आपके व्यूअर्स की सुविधा के लिए बताता हूँ कि 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की उन 4 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। उसी तरह से जैसे दूसरे राज्य में भी जो लोकसभा की सीट, जैसे वायनाड सीट थी केरल की, जो राहुल गांधी के इस्तीफा से खाली हुआ था, 2 सीट से जीते थे। एक सीट वो जीते थे यूपी में और दूसरी सीट वहां खाली की है। और इसी तरह से यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव, तो जो सीटें खाली थी लोकसभा विधानसभा की, इसी चुनाव के साथ होंगे। 13 और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा सीट के लिए 2 चरण में चुनाव होगा और 23 नवंबर को सबका रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र में भी उसी तरह से 20 नवंबर को एक चरण में ही सभी 288 सीटों के लिए चुनाव होंगे और नतीजे की घोषणा 23 नवंबर को होगी। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।